तो सबसे पहले हम फिनॉल के निर्माण की विभिन्न विधियों पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम फिनॉल बना सकते हैं हैलो एरिनो के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे फिनॉल का निर्माण हम कर सकते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार डायजोनियम लवणों के द्वारा हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं, और अंत में किस प्रकार क्यूमीन के द्वारा हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद हम एल्कोहलों और फिनॉलों के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम एल्कोहलों और फिनॉलों के कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन भी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्कोहल किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दे सकता है, और अंत में हम एल्कोहलों और फिनॉलों के अम्लीय गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फिनॉल का निर्माण हैलो एरिनो के द्वारा। तो यहाँ जो संरचना बच्चों आपके सामने है, ये क्लोरोबेंजीन की संरचना है, और क्लोरोबेंजीन जब अभिक्रिया करता है NaOH के साथ 623 केल्विन ताप पर और 320 वायुमंडलीय दाब पर, तो बच्चों सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और इस सोडियम फिनॉक्साइड की अम्ल के द्वारा अभिक्रिया कराने पर हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। बच्चों यह जो विधि है ये फिनॉल को बनाने की औद्योगिक विधि है, और इसे डाउ विधि भी कहते हैं। डाउ विधि या इंग्लिश में इसको डाउ प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेंजीन का निर्माण बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के द्वारा। तो देखिए बच्चों, जब बेंजीन अभिक्रिया करता है ओलियम से, ओलियम क्या होता है बच्चों? सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका सूत्र होता है H2H2O7। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्राप्त होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ गर्म करने पर हमें सर्वप्रथम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है, या पुनः NaOH के साथ अभिकृत होकर हमें सोडियम फिनॉक्साइड देता है, और यह सोडियम फिनॉक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? फिनॉल बना लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिनॉल का निर्माण डायजोनियम लवणों के द्वारा। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और दूसरी बात, यह फिनॉल को बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। ठीक है, तो बच्चों ये प्रयोगशाला विधि है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, शाला विधि। तो बच्चों जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, ये एनिलीन है जो कि एक प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है, अभिक्रिया करती है NaNO2 और HCl से। तो बच्चों जब NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl अभिकृत होते हैं तो देखिए क्या बनता है? NaCl बनता है और HNO2 नाइट्रस अम्ल बनता है। जब एनिलीन अभिक्रिया करती है नाइट्रस अम्ल के साथ, हम कह सकते हैं क्योंकि NaNO2 और HCl आपस में अभिक्रिया करके HNO2 ही दे रहे हैं, और ताप क्या होगा? 273 से 278 केल्विन, अर्थात 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ पर ताप का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर ताप इससे अधिक होगा तो जो डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा वो स्थायी नहीं होगा। यह डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म पानी के साथ अभिकृत कराते हैं तो बच्चों हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है, और क्या बनता है? नाइट्रोजन बनता है और HCl भी बनता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिनॉल का निर्माण क्यूमीन के द्वारा। तो ये जो संरचना आपके सामने है बच्चों, ये क्यूमीन की संरचना है, और इस क्यूमीन में आप देख रहे हैं आइसोप्रोपिल समूह है। ये समूह कौन सा है बच्चों? आइसोप्रोपिल समूह है, और ये बेंजीन पर लगा हुआ है, इसीलिए इसे आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। जब क्यूमीन अभिक्रिया करती है वायु की ऑक्सीजन से तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की तनु अम्ल के द्वारा अभिक्रिया कराने पर हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। यहाँ आप देखते हैं बच्चों, फिनॉल तो प्राप्त ही होता है, एक और बहुत उपयोगी यौगिक प्राप्त होता है
एसीटोन। ठीक, तो बच्चों हम बनाना तो चाह रहे थे फिनॉल, लेकिन हमें एक और उपयोगी यौगिक प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस विधि का जो उपयोग है वो विश्व में फिनॉल के निर्माण में सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि फिनॉल के साथ साथ हमें एसीटोन भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम शुरू करते हैं एल्कोहलों और फिनॉलों के भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहला जो भौतिक गुण का अध्ययन हम करेंगे बच्चों, वो है क्वथनांक। आपको पता है बच्चों क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई किसी द्रव का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं, और उस ताप पर वह द्रव उबलने लगता है। ठीक है बच्चों, तो एल्कोहलों और फिनॉलों का जो क्वथनांक है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि वॉन डेर वाल बलों का मान भी बढ़ता है। यहाँ आपके सामने 4 एल्कोहल यौगिक लिखे हुए हैं, और देखिए यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, यहाँ 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे क्वथनांक देखिए क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका 97 डिग्री सेल्सियस, इसका 117, इसका 138 और इसका 158 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जैसे जैसे एल्किल या एरे समूह का आकार बढ़ेगा, वैसे वैसे ही हमारे एल्कोहल या फिनॉल का क्वथनांक भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वॉन डेर वाल बलों का मान बढ़ता है। तो इस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वॉन डेर वाल्स जो बल होते हैं वो समानुपाती होते हैं अणुभार के। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि यदि एल्कोहलों में एल्किल समूह में कार्बन की संख्या समान रहे, पर एल्किल समूह की संरचना बदल जाए, तो क्वथनांक में क्या असर पड़ता है? तो देखिए इन सभी में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है बच्चों, 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसको ऐसे करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, इन सभी में कितने कार्बन परमाणु हैं? 4। लेकिन देखिए एल्किल समूह का श्रृंखलन हो जाता है, अर्थात ब्रांचिंग होती है। तो जैसे जैसे एल्किल समूह की ब्रांचिंग होती है, हम देखते हैं कि जो क्वथनांक है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। देखिए इसका 1 ब्यूटेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 117 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ देखिए 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल का 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 ब्यूटेनॉल का 98 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल का जो है वो 82 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और ऐसा इस कारण होता है क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल घट जाता है। इस बात को हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आगे बढ़कर। देखिए यहाँ ये जो है बच्चों, ये 1 ब्यूटेनॉल का और 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल का स्पेस फिलिंग मॉडल है। तो बच्चों यहाँ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो 1 ब्यूटेनॉल की जो संरचना है वो थोड़ी सी लंबी होती है, और आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 1 ब्यूटेनॉल के ये 2 मॉलिक्यूल हैं, तो जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो 1 ब्यूटेनॉल में 2 मॉलिक्यूल्स का संपर्क क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो ज्यादा होता है, अर्थात इनके बीच लगने वाले वॉन डेर वाल बलों का मान ज्यादा होता है, इसलिए इनका क्वथनांक जो होता है वो ज्यादा होता है। अगर हम बात करें 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल की, तो देखिए इसका जो आकार है वो कुछ गोल हो जाता है। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनका आकार कुछ इस तरह से गोल हो जाता है, और इन दोनों अणुओं के बीच जो संपर्क क्षेत्रफल है अर्थात एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो देखिए कम हो जाता है, अतः इनके बीच जो लगने वाला वॉन डेर वाल बल है वो कम हो जाता है, और इसीलिए इनका क्वथनांक जो है वो कम हो जाता है। अर्थात यदि एल्किल समूह या एरिल समूह में ब्रांचिंग होती है तो क्वथनांक जो होता है वो कम हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एल्कोहल और फिनॉलों के क्वथनांक जो होते हैं वो समान अणुभार वाले ईथर, हाइड्रोकार्बन
हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स की अपेक्षा उच्च होते हैं। यहाँ आपके सामने 3 संरचनाएं हैं। ये इथेनॉल की संरचना है और इसका अणुभार 46 है और इसका जो क्वथनांक है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये संरचना मेथॉक्सी मेथेन की है जिसका अणुभार भी 46 है और इसका क्वथनांक -25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और यहाँ पर बात करें प्रोपेन, तो प्रोपेन का अणुभार 44 है और इसका क्वथनांक जो है -42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बच्चों आपने देखा कि एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक है वो ईथर और हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा कितना, और ये क्यों होता है बच्चों? तो इसका कारण है अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध। देखिए किस प्रकार से ये बनते हैं बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है तो ये OH आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगी, तो इस पर आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश, ठीक है। और ये सभी एल्कोहलों के मॉलिक्यूल्स पे होगा। तो देखिए हाइड्रोजन की यह प्रवृत्ति होती है जब यह किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा होता है तो वह दूसरे मॉलिक्यूल के विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ एक आंशिक बंध बना लेता है और इसी बंध को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आबंध कहते हैं और इसे हमने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। तो जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक जो है वो ज्यादा होता है, उसका कारण है हाइड्रोजन आबंध जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा बनते हैं, क्योंकि ये यहाँ जो OH बंध है ये एक डाइपोल की भांति व्यवहार करता है। अगर हम फिनॉल की बात करें बच्चों तो फिनॉल में भी इसी प्रकार से देखिए नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, इस तरीके से हाइड्रोजन आबंध बन जाता है। ठीक, ये फिनॉल में, ये एल्कोहलों में है और ये फिनॉल में। इस तरह से हाइड्रोजन अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, इसीलिए इनका क्वथनांक ईथर या हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च होता है। आगे बात करते हैं जल में विलेयता की। तो बच्चों एल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो जल में विलेय होते हैं क्योंकि वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध, आप यहाँ देख सकते हैं डॉटेड लाइन के थ्रू हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं, इसीलिए एल्कोहल और फिनॉल जल में विलेय होते हैं। परंतु यदि एल्किल या एरिल समूह का आकार बड़ा कर दिया जाए तो इनकी जल में विलेयता जो होती है वो कम हो जाती है, और वो इसलिए कम हो जाती है क्योंकि एल्किल या एरिल समूह जो होते हैं वो जल विरागी होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं एल्कोहलों और फिनॉलों के रासायनिक गुणधर्म। तो बच्चों एल्कोहल जो होता है वो 2 तरीके से अभिक्रिया कर सकता है। एक तो वो अभिक्रिया है जिनमें ये OH बंध टूटता है, ठीक है। तो जब ये OH बंध टूटेगा बच्चों तो देखिए क्या बनेगा, RO- और H+। RO- एक न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ पे जुड़ना चाहेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। तो जब एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करेगा तो OH बंध टूटेगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये CO बंध टूटे, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए कार्बोकैटायन बनेगा और OH- बनेगा। और ये क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये कहाँ जुड़ना चाहेगा, जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो बच्चों जब एल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करता है तो CO आबंध टूटता है। तो देखते हैं बच्चों, पहले हम वो अभिक्रियाएं देखते हैं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है अर्थात OH बंध टूटता है। यहाँ पे देखिए एल्कोहल की ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये किससे जुड़ना चाहेंगे, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। तो ये एक मध्यवर्ती यौगिक न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। ऑक्सीजन के ऊपर धनात्मक आवेश आ जाएगा और बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इसके ऊपर प्लस आवेश आए, ये OH बंध टूट जाएगा, उत्पाद बनेगा और H+ आयन निकल जाएगा, ठीक है। तो जब एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करेगा तो OH बंध टूटेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि वे अभिक्रियाएं जिनमें CO आबंध का विदलन होता है। तो बच्चों जब एल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है तो देखिए ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है ये OH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर देखिए धनात्मक आवेश आ गया, तो और आप जानते हैं ऑक्सीजन नहीं चाहता कि उसके पास धनात्मक आवेश आए, तो ये बंध तोड़ने का प्रयास करता है, जिससे इस कार्बन पर धनात्मक आवेश, यहाँ पे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, है ना। तो ये किन से जुड़ना चाहेगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करेगा। तो जब एल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल अर्थात इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में व्यवहार करता है तो CO आबंध का विदलन होता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है। तो जब एल्कोहल अभिक्रिया करता है सक्रिय धातुओं के साथ, सोडियम, पोटेशियम या एल्युमिनियम के साथ, तो वह एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन देता है। तो देखिए यहाँ एल्कोहल अभिक्रिया कर रहा है सोडियम के साथ, तो सोडियम एल्कोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब फिनॉल अभिक्रिया करता है सोडियम के साथ, तो देखिए सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ देखते हैं कि जब मेथनॉल अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्राइड के साथ, तो देखिए सोडियम हाइड्राइड एक बहुत अच्छा क्षार है और हम अभिक्रियाएं वो पढ़ रहे हैं जिसमें OH आबंध का विदलन हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, सोडियम मेथॉक्साइड बन जाता है, CH3O Na बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक। यहाँ पे देखिए सोडामाइड भी एक बहुत अच्छा क्षार है, जब ये भी अभिक्रिया करेगा इथेनॉल से तो ये H+ आयन ले लेगा इसका, और क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनेगी। H+ और NH2- अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बना लेंगे और सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब अभिक्रिया करता है एथिल अल्कोहल के साथ, तो बच्चों आपको पता है ये एल्किल समूह एक न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करता है। ये अल्कोहल के H+ आयन को ले लेगा और देखिए क्या बनेगा, CH4 प्लस C2H5OMgI, ठीक। यहाँ पे भी देखिए ये इथाइल ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, एक क्षार की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। और यह भी क्या करेगा, H+ आयन ले लेगा और देखिए क्या बनेगा, एथेन बना लेगा, C2H6 और CH3OMgBr, ठीक है बच्चों। तो यहां आपने देखा कि ये जो क्षार हैं जब अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो H+ आयन ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब फिनॉल अभिक्रिया करता है NaOH के साथ तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और H2O बनता है। बच्चों यहाँ आपने पिछली सारी रिएक्शन में देखा कि अल्कोहल और फिनॉल देखिए क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। और क्षार के साथ कौन अभिक्रिया करता है, जो अम्ल होते हैं अर्थात जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। पिछली रिएक्शंस में आपने देखा जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अपना H+ आयन दे देते हैं, अर्थात अल्कोहल और फिनॉल जो है वो ब्रांस्टेड अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। ये जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अपना H+ आयन उसको दे देते हैं और संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बनाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्कोहलों की अम्लीय सामर्थ्य की, ठीक है। अम्लता के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं बच्चों जो अल्कोहल में अम्लता का गुण है वो इस OH आबंध की ध्रुवता के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है तो यह साझी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, इस पर आंशिक ऋणात्मक और इस पर आंशिक धनात्मक आवेश आ जाता है। अगर हम इधर से कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगाएंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को ऑक्सीजन पर बढ़ाएगा, जिसके फलस्वरूप OH आबंध की जो ध्रुवता होती है वो कम हो जाती है। और जैसे जैसे ध्रुवता कम होगी वैसे वैसे ही अल्कोहल की अम्लता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस नियम के अनुसार जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं वो सबसे ज्यादा अम्लीय होते हैं, द्वितीयक उसके बाद, और सबसे कम अम्लीय जो होते हैं तृतीयक अल्कोहल होते हैं। इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं क्योंकि इनके पास देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। द्वितीयक अल्कोहल में 2 इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो जाते हैं और तृतीयक अल्कोहल में देखिए
इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो जाते हैं, इसलिए ये सबसे दुर्बल अम्ल होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने बताया है कि जो अल्कोहल होते हैं वो जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होते हैं। बच्चों, अल्कोहल और फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। ये अम्ल कोई अम्ल थोड़ी ना होते हैं। तो जो अम्ल हैं ये इनके बहुत वीक एसिड होते हैं। इनकी जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है वो जल से भी वीक होती है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए जब एल्कोक्साइड आयन जल से अभिक्रिया करते हैं तो ये प्रोटॉन ले लेते हैं। जल जो है इन्हें अपना प्रोटॉन दे देता है और संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बनते हैं। ठीक है, तो अगर अम्लीय सामर्थ्य की बात करें बच्चों, तो सबसे प्रबल अम्ल जो होगा वो जल होगा। उसके बाद प्राथमिक अल्कोहल, उसके बाद इसको ऐसे लिख लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल, और इसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक बच्चों, यहां पर एक एक्सेप्शन है कि जो मेथिल अल्कोहल होता है वो जल की अपेक्षा प्रबल अम्ल होता है। ये मान आप pKa वैल्यू से देख सकते हैं। बेटा pKa जो होता है, K एक होता है वियोजन स्थिरांक। ठीक है, किसी एसिड का वियोजन स्थिरांक। pK का मतलब होता है वियोजन स्थिरांक का ऋणात्मक लॉगरिथम, और pK का मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। यहाँ आप देखते हैं कि मेथिल अल्कोहल का जो pK मान है वो जल से कम है, अतः जल की अपेक्षा मेथिल अल्कोहल अच्छा अम्ल होता है। ये एक एक्सेप्शन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं फिनॉलों में अम्लता की। और अल्कोहल और फिनॉल की अगर अम्लीय सामर्थ्य की बात करें तो अल्कोहल वियोजित होकर एल्कोक्साइड आयन देते हैं, फिनॉल वियोजित होकर फिनॉक्साइड आयन देते हैं। बच्चों, अल्कोहलों में जो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व है वो ऑक्सीजन पर ही रहता है, जबकि फिनॉल में, फिनॉक्साइड आयन में ये जो ऋणात्मक आवेश है उसका विस्थानन बेंजीन रिंग के साथ हो जाता है, अर्थात इसका डिलोकलाइजेशन बेंजीन रिंग के साथ हो जाता है और कई सारी अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं, अर्थात फिनॉक्साइड आयन विभिन्न अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। ठीक है, इसीलिए जो फिनॉल होते हैं वो अल्कोहलों की अपेक्षा अच्छे अम्ल होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगाएंगे तो फिनॉल की अम्लता घटती है बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर हम यहाँ पे लगा दें तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन की तरफ बढ़ाएगा, और जबकि कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह हम लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नीचे की तरफ खींचेगा, तो डिलोकलाइजेशन और अच्छा होगा, है ना बच्चों। तो जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगाते हैं तो फिनॉल की अम्लता घटती है, और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा दे तो फिनॉल की अम्लता बढ़ती है। देखिए ये फिनॉल है और इसकी pK वैल्यू होती है 10। जब हम कोई दाता मेथिल समूह लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो देखिए pK का मान बढ़ जाता है, अर्थात अम्लता कम हो जाती है। इसमें यदि हम कोई और अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा दे, जैसे मिथॉक्सी समूह लगाते, तो pK का मान और बढ़ गया, और मैं बता चुकी हूं जैसे जैसे pK का मान बढ़ेगा अम्लता घटेगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगाते हैं तो देखिए क्लोरीन हमने लगाया तो pK का मान कम हो जाता है और अम्लता बढ़ती है। एल्डिहाइड समूह लगाया, pK का मान और कम हो गया क्योंकि यह और प्रबल ग्राही समूह है। ठीक, और अगर नाइट्रो समूह लगा दीजिए तो देखिए ये यहाँ पे pK का मान और घट जाता है, यानी कि 4 नाइट्रोफिनॉल फिनॉल की अपेक्षा अच्छा अम्ल होता है। यहाँ पे विभिन्न फिनॉलों की अम्लीय सामर्थ्य की तुलना की गई है। बच्चों यहाँ पे देखिए ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, और यहाँ पे जो नाइट्रो समूह है वो -I और -M इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचता है। -I इंडक्टिव इफेक्ट और -M मीजोमेरिक इफेक्ट, और दोनों ही इफेक्ट कैसे लग रहा है, ऋणात्मक लग रहा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है रिंग की तरफ। तो pK का मान 7.23 होता है। जब नाइट्रो समूह मेटा पोजीशन पे लगा होता है मेटा नाइट्रोफिनॉल में, तो देखिए सिर्फ -I इफेक्ट काम करता है, -M इफेक्ट नहीं काम करता, तो pK का मान बढ़ जाता है और अम्लता घटती है।
बात करते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल में, यहाँ -I इफेक्ट भी काम करता है और -M इफेक्ट भी काम करता है, और रेजोनेंस चेन जो है वो बड़ी हो जाती है, इसीलिए pK का मान जो है वो ऑर्थो से भी कम हो जाता है। यहाँ है देखिए 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल में 2 इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगे हुए हैं, इसलिए pK का मान और कम हो जाता है 4.01। ये संरचना है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की, 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की। और देखिए बच्चों इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगे हैं और इसलिए इसकी अम्लता देखिए कितनी अधिक हो जाती है, पीके का मान कितना कम हो जाता है, और इसको बच्चों पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड, ठीक, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ये ऑर्थोक्रिसॉल है बच्चों, यहां मेथिल समूह लगा हुआ है और ये +I और +H हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को। तो देखिए पीके का मान बढ़ जाता है फिनॉल से और 10.2 हो जाता है, अम्लता घटती है। मेटाक्रिसॉल की बात करें तो ये केवल +I इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, तो पीके का मान कम हो जाता है। और अगर पैराक्रिसॉल की बात करें तो यहां भी देखिए +I और +H इफेक्ट काम करता है, लेकिन पीके का मान ऑर्थो के बराबर ही रहता है। तो ये विभिन्न फिनॉलों की अम्लीय सामर्थ्य की हमने तुलना की है। आगे बढ़ते हैं और कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। इन यौगिकों की अम्लीय सामर्थ्य को आपको व्यवस्थित करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो हमें पता है एल्कोहल बच्चों सबसे जो दुर्बल अम्ल होते हैं, तो देखिए सबसे पहले प्रोपेन 1 ऑल आएगा। तो देखिए इसकी संरचना हम लिख लेते हैं, ये प्रोपेन 1 ऑल सबसे दुर्बल अम्ल होगा। उसके बाद देखिए मेथिल समूह लगा है, यानी कि ये फिनॉल से भी दुर्बल होंगे। उसके बाद 4 मेथिल फिनॉल आएगा, ठीक। उसके बाद फिनॉल आ जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं, यहां 1 इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा हुआ है, ठीक, 3 नाइट्रोफिनॉल, ये 3 नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर है। और देखिए 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगे हुए हैं, ठीक है। 3 नाइट्रो यहां लगा है 3 पोजीशन पे और 1 नाइट्रो यहां लगा हुआ है 5 पोजीशन पे, 1 2 3 4 और 5। और उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा अम्लीय होगा पिक्रिक एसिड, यानी 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 3 नाइट्रो के समूह लगे हुए, 1 2 3 4 5 और 6, 2 4 और 6 पोजीशन, ठीक है। तो ये इनकी अम्लीय सामर्थ्य है बढ़ते हुए क्रम में। आगे बढ़ते हैं और इन यौगिकों के कथनांक आपको बढ़ते हुए क्रम में बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर इसको A, B, C, D, E और F ले ले, तो बच्चों सबसे कार्बन की संख्या कम होनी चाहिए। मेथनॉल में कार्बन की संख्या देखिए सबसे कम है, तो सबसे कम मेथनॉल का होगा। फिर देखिए एथेनॉल का होगा, D आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रोपेन आएगा, क्योंकि प्रोपेन में 3 कार्बन है। उसके बाद ब्यूटेन में, क्योंकि श्रृंखलन ज्यादा होता है ब्यूटेन 2 ऑल में, तो ब्यूटेन 2 ऑल आएगा। उसके बाद ब्यूटेन 1 ऑल आएगा और लास्ट में पेंटेन 1 ऑल आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको उत्पाद बनाना है। तो देखिए ये फिनॉल बनाने की विधि हमने पढ़ी है और इस प्रकार से फिनॉल हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 1 मोल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया करता है, ऊपर एल्कोहल समूह है, नीचे फिनॉल समूह है। हमें पता है फिनॉल जो है ज्यादा अम्लीय होते हैं बच्चों। तो देखिए OMgBr ये वाला ग्रुप जो है पहले निकलेगा, एल्कोहल ऐसे ही रहेगा और C2H6 बन जाएगा, ठीक। आगे ये आपका गृहकार है बच्चों, ये आपको बताना है प्रोपेनॉल का कथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से क्यों अधिक होता है, हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल जल में क्यों विलेय होते हैं, क्यूमीन से कैसे आप फिनॉल बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से आप कैसे फिनॉल बनाएंगे, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। तो बच्चों आज हमने फिनॉल को बनाने के
विधियां सीखी और एल्कोहल और फिनॉलों के भौतिक गुणधर्म भी सीखे, कुछ रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ें। आगे के लेक्चर में हम एल्कोहलों के और रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। तो मेरा आग्रह है आपसे कि आप आगे की जो आपकी रसायन विज्ञान भाग 2 की पुस्तक है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे अगला व्याख्यान आपको अच्छे से समझ में आए। आशा करती हूँ आज का व्याख्यान आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।